गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीकॉम फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट कर रहे थे। हम चैप्टर कर रहे थे प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। हम लीगल रूल्स एज टू ऑफर कि ऑफर के लिए यानी प्रस्ताव के लिए क्या लीगल रूल्स हैं ये टॉपिक कर रहे थे। 9 टर्म्स हम कर चुके हैं इसमें। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो इसमें टर्म है दैट इज the offer should not bind the other party to reply। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 10 जो लीगल रूल है the offer should not bind the offer should not bind the other party to reply। The offer should not bind the other party to reply। प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को उत्तर देने के लिए बाध्य करने वाला नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को उत्तर देने के लिए बाध्य प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को उत्तर देने के लिए बाध्य करने वाला नहीं होना चाहिए। No offer can bind the other party to reply। ठीक है, यानी प्रस्ताव में से कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसे दूसरा प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए बाध्य हो। Similarly, there should not be any term in the offer the non-compliance of which may amount of acceptance। ठीक है, यानी इसी प्रकार प्रस्ताव में से कोई शर्त नहीं होनी चाहिए जिसके पालन न करने से प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाए। ठीक है, यानी the offer should not bind the other party to reply। ऑफर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में तो हम अदर पार्टी को रिप्लाई के लिए बोल सकते हैं, बट ऑफर में क्या होता है? आपने किसी को किसी चीज का ऑफर दिया, ठीक है, बट हम दूसरे पर्सन को ये नहीं कह सकते वो रिप्लाई दो। अगर उसको मंजूर है, अगर उसको असेंट उसको अच्छा लगता है तो वो रिप्लाई देगा, नहीं देगा तो कोई ऑफर बना ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पार्टी को हम बाइंड नहीं कर सकते कि रिप्लाई दो ही दो। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो रिप्लाई देगा, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो रिप्लाई नहीं देगा। इसलिए जो दूसरे पक्षकार को हम बाध्य नहीं कर सकते। एग्जांपल कि ए राइट्स टू बी आई प्रपोज टू सेल माय राजमहल फॉर 5 lakhs। कि ए बी को कहते हैं कि मैं अपना राजमहल तुम्हें 5 लाख में दूंगा, एंड इफ यू डू नॉट रिप्लाई आई शैल अज्यूम यू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल। कि अगर तुम रिप्लाई नहीं दोगे तो तुमने प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया। देखिए, एक पर्सन था ए, दूसरा पर्सन था बी। ए बी को अपना राजमहल दे रहा है 5 लाख रुपए, ठीक है, और उसके साथ ये बोलता है, ठीक है, तो ए पर्सन था और बी पर्सन है, तो ए पर्सन बी पर्सन को कहता है कि मैं तुम्हें अपना घर या राजमहल देने के लिए कहूँगा 5 लाख रुपए उसकी कंडीशन रखी। बट 5 लाख में कंडीशन में ये है कि
मे बी एन ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर प्रस्ताव अथवा स्थायी प्रस्ताव हो सकता है। टेंडर प्रस्ताव व स्थायी प्रस्ताव हो सकता है। टेंडर प्रस्ताव और स्थायी प्रस्ताव हो सकता है। A tender is an offer made in response to an invitation to offer for supply of goods or services। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो टेंडर है वो क्या होता है, वो टेंडर ऑफर होता है कि इनवाइट किया जाता है किसी ऑफर के लिए। क्या इनवाइट करते हैं, टेंडर्स जो भरते हैं, आपको पता है टेंडर्स क्या होते हैं, फॉर सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज। ठीक है, कि गुड और सर्विसेज किसी को देना है तो सप्लाई करने के लिए टेंडर भरवाते हैं, उसमें फिर क्वांटिटी रखते हैं। जो टेंडर्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होता है, जो टेंडर्स है कॉमर्स के स्टूडेंट है, जो टेंडर्स भरवाए जाते हैं और जो सर्विसेज होती हैं उसकी सप्लाई के लिए। ठीक है, यानी जो टेंडर है वो प्रस्ताव स्थायी प्रस्ताव दोनों में से किसी रूप में हो सकता है। टेंडर को निमंत्रण का प्रस्ताव, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है, इसको यानी निविदा सूचना जिसको बोलते हैं, निविदा सूचना। ठीक है, देखकर क्या कर सकते हैं कि कोई टेंडर प्रस्ताव है अथवा स्थायी प्रस्ताव। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से हो सकता है कि जो टेंडर है वो ओपन हो सकता है, डिफाइंड ऑफर हो सकता है, और एक स्टैंडिंग और ओपन ऑफर, दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो टेंडर प्रस्ताव है अथवा स्थायी प्रस्ताव है, निविदा सूचना में किसी निश्चित अवधि में खरीदी जाने वाली मात्रा को निश्चित कर दिया जाए, तो ऐसी सूचना के उत्तर में प्राप्त खरीदों को प्रस्ताव कहा जाएगा। यानी बोला कि हम इतनी क्वांटिटी में कुछ मटेरियल खरीद रहे हैं, उतने समय में खरीदेंगे, तो वो हमारा प्रपोजल बन जाएगा। और ऐसे टेंडर की स्वीकृति ही प्रस्ताव है, वो टेंडर एक्सेप्ट कर लिया मतलब प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया। और जो टेंडर है उसमें जो सप्लायर होते हैं, जो बायर होते हैं, उसके बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से है कि जो टेंडर है, जो टेंडर होता है, देखो टेंडर में क्या होता है, जो माल सप्लाई करते हैं इसमें दो तरीके से होता है कि जो टेंडर है, जो सप्लायर है वो टेंडर भरवाते हैं, वो बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी में इतनी तारीख तक हमें माल चाहिए, जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो बायर और जो सप्लायर होते हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बन जाता है। तो टेंडर को हम ऑफर भी और स्टैंडिंग ऑफर मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन आती है कि एन ऑफर, टेंडर एज एन ऑफर, टेंडर एज एन ऑफर, कि टेंडर को हमने ऑफर माना है, ऑफर में यानी डिफाइंड ऑफर, डिफाइंड मतलब जिसमें बिल्कुल डिफाइंड हो, व्हेन अ टेंडर इज सबमिटेड इन रिस्पांस टू एन इन्विटेशन टू टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्पेसिफिक क्वांटिटी, द टेंडर इज नोन एज एन ऑफर और डिफाइंड ऑफर। यानी स्पेसिफिक क्वांटिटी में हमें पता है इतनी मात्रा में इतने समय में हमें चाहिए, तो वो होता है स्पेसिफिक टेंडर। ठीक है, स्पेसिफिक यानी टेंडर एज एन ऑफर, ऑफर बोलते हैं उसको। ठीक है, स्पेसिफिक क्वांटिटी में हमें इतना, इतनी मात्रा में हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए सप्लाई कराने, उसका जो टेंडर भरा होता है, उस केस में जो ऑफर होता है वो ऑफर होता है डिफाइंड ऑफर। द पार्टी इनवाइटिंग टेंडर में आएगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब जो पार्टी इनवाइट करती है टेंडर को, वो तो या तो इसको एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ हम इतनी मात्रा में आपको दे सकते हैं, या उसको रिजेक्ट कर लेगी, दोनों कंडीशन हो सकती है। ओके, द टेंडर व्हेन एक्सेप्टेड क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी, और जो टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो सप्लायर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं आपको इतनी मात्रा में यानी इतनी क्वांटिटी में आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर देंगे, तो एक्सेप्ट कर लेते, तो वो क्या बन जाता है, प्रपोजल क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बन जाता है। स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर
डिफाइनेड ऑफर कब होता है, जब क्लियरली बताए कि इतनी क्वांटिटी में इतनी मात्रा में चाहिए और फिर उस टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें टेंडर एज ए स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर एज ए स्टैंडिंग ऑफर, टेंडर है जो स्टैंडिंग ऑफर के रूप में, देखिए स्टैंडिंग ऑफर के रूप में यानी डिफाइनेड ऑफर तो हो गया, स्टैंडिंग और ओपन ऑफर भी बोल सकते हैं इसको, ओपन ऑफर भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि समथिंग आ टेंडर इज सबमिटेड इन रिस्पांस टू एन इनविटेशन टू टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी अगर हमने ये नहीं बोला कितनी क्वांटिटी में दे रहे हैं, ठीक है, यानी यदि जो टेंडर आमंत्रित करने की सूचना में खरीदी जाने वाली वस्तु की अनुमानित मात्रा तथा राशि का उल्लेख नहीं करती है, ठीक है, तो ऐसे को स्टैंडिंग ऑफर या चालू प्रस्ताव कंटिन्यू ऑफर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे खरीदे जाने का स्टैंडिंग ऑफर में देखो स्थायी प्रस्ताव में तो कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो बता देते, इतनी क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा, इतनी तारीख तक मिल जाएगा। स्टैंडिंग ऑफर में क्वांटिटी नहीं बताते, इतनी मात्रा में नहीं बताते, बोलते कि धीरे धीरे से माल बनता रहेगा, हम आपको पहुंचाते रहेंगे, हमें कोई क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं है कि इतनी क्वांटिटी में हमें मिलेगा, इस तारीख को मिलेगा। तो ऐसे जो ऑफर्स होते हैं वो स्टैंडिंग ऑफर होते हैं। इसको जो अगर हम एक्सेप्ट कर लिए, हमने अपने डेट फिक्स कर दी, इस डेट को आपको मिल जाएगा, ये तो प्रपोजल बन जाता है। पर कंटिन्यू का स्टैंडिंग ऑफर का ये प्रपोजल नहीं बन पाता है, क्यों नहीं बन पाता है? हो सकता है एक दिन जिस दिन हमको ज़्यादा जरूरत होती है उस दिन ये माल ही ना भिजवाए, तो फिर क्या हम क्या ऐसे के साथ प्रपोजल यानी जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं हो सकता। स्टैंडिंग ऑफर में क्या चलता रहता है इसमें, ठीक है, कंटिन्यू ऑफर बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी ईच ऑर्डर क्रिएट अ न्यू बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टी, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफर में बी एक्सेप्टेड, ठीक है, फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी रिवोक्ड बाय आइदर पार्टी बिफोर प्लेसिंग अ फर्दर ऑर्डर, ठीक है। वही एक्सेप्टेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों हो सकता है कि जिस टाइम पे हमें चाहिए उस टाइम पे उन्होंने माल ना भिजवाया, तो हम इसके जो इनका जो ऑफर है उसको रिवोक कर दें और किसी और पार्टी से ले लें, ठीक है, जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए किसी और पार्टी से ले लें। क्यों? स्पेसिफिक तो है ही नहीं कि हमें जिस टाइम पे चाहिए उसी टाइम पे हमें क्या देंगे, रॉ मटेरियल हमें दे देंगे, ऐसा तो है नहीं है। जो टेंडर है दो तरीके से होते हैं, क्लियर हुआ? ये जो टेंडर है वो ऑफर भी हो सकता है, स्टैंडिंग ऑफर भी हो सकता है। ऑफर में तो क्या होता है, सर्टेन बताते हैं इतने लिमिट में, इतने टाइम में हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा। वेयर स्टैंडिंग ऑफर में हमें कुछ नहीं पता है कि कब हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, कोई टाइम लिमिट कुछ नहीं है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो स्टैंडिंग ऑफर है वो प्रपोजल बन भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी बन सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ इसमें? तो ये तो हमने इसकी लीगल
ये नहीं पता कि कितना क्वांटिटी में आप देंगे या ऐसा कुछ होगा। अगर आप स्टैंडिंग ऑफर करते हैं, अगर इस तरह का जो आप टेंडर करवाते हैं, तो इसमें होता है कि हो सकता है कि भविष्य में आपके यानी इन फ्यूचर में आपके पास इतना माल ना हो कि आप उसकी पूर्ति कर सकें, ठीक है। तो इसमें आप है ना पार्टी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, बाउंड नहीं कर सकते हैं इसके लिए कि आप आपूर्ति कराएं। क्यों? जो आपने स्टैंडिंग ऑफर किया हुआ है, कैसा ऑफर किया हुआ है? स्टैंडिंग ऑफर किया। बट अगर आपने खाली स्थायी जो प्रस्ताव किया हुआ है जिसको ऑफर बोलते हैं, ठीक है, तो जो ऑफर है अगर ये ऑफर है खाली, तो ऑफर में तो बाइंड करना है क्योंकि उसमें स्पेसिफिक टाइम और लिमिट में बताते हैं कितनी क्वांटिटी में आपको मिलेगा। बट जो स्टैंडिंग ऑफर होता है जिसको ओपन ऑफर बोलते हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यूइंग ऑफर बोलते हैं कि वो चलता रहता है जब तक माल आ रहा है तब तक आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे एग्जाम्पल में था कि जो पर्सन था वो दूसरे पर्सन को जेल अधीक्षक को माल की आपूर्ति कराना था, बट हो सकता है कुछ ऐसे टाइम पे टेंडर की लिमिट थी उसमें उसको टाइम पे नहीं करवा पाया माल की आपूर्ति, ठीक है। तो उसमें उसने केस दायर कर दिया जेल अधीक्षक ने कि भाई मैं मुझे लॉस उठाना पड़ा, अब ये पर्सन देगा, मतलब चांद बनाम जो पर्सन था वो देगा। बट चांद बनाम पर्सन ने जब कोर्ट ने बोला कि आपने स्टैंडिंग ऑफर का आपने ये किया हुआ था कि जैसे उसके मामले में जो आपने उसने ऑफर दिया था वो फिक्स कोई ऑफर नहीं था, ठीक है, स्टैंडिंग ऑफर था, ऑफर नहीं था, ठीक है। तो जैसे आपके पास माल बनता रहा आप देते रहे, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या है, उस पर्सन ने आपको कोई क्षतिपूर्ति नहीं देगा, उसके पास अब माल नहीं है, भविष्य में उसके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप उसके लिए उसको केस दायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेंडर का कंप्लीट हुआ। अब ये लीगल रूल्स एज टू ऑफर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं इसमें। अब इसमें हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे कि व्हाट इज नॉट अ प्रपोजल, इसे प्रस्ताव हम नहीं मान सकते, ठीक है। ये तो लीगल रूल्स थे। लीगल रूल्स जो मैंने पहले इसमें 5-6 पे जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक कराई थी ना प्रपोजल की या ऑफर की, वही थी। 2-3 पॉइंट अलग थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो डिफरेंट थे वो आपको समझा दिए। अब इसमें हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है, यानी व्हाट इज नॉट अ प्रपोजल, इसे प्रस्ताव हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज नॉट अ प्रपोजल, व्हाट इज नॉट द प्रपोजल, व्हाट इज नॉट द प्रपोजल, ठीक है। व्हाट इज नॉट प्रपोजल, किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता है, किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता, ठीक है, किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता है। व्हाट इज नॉट अ प्रपोजल, there are certain communication of documents which resemble as a proposal but in fact they are not proposal, ठीक है। यानी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी व्यवहार में भी कई बातें देखने को मिलती है जिन्हें हम प्रस्ताव के रूप में समझ लेते हैं, ठीक है। ये बातें पहले प्रस्ताव नहीं होते हैं, किंतु निम्नलिखित में से कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। कौन कौन से प्रपोजल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें हम इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट है इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल, इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल, प्रस्ताव करने की इच्छा या भावना। प्रस्ताव करने की इच्छा या भावना। Intention to put a proposal must be
वो भी अपना बेचना चाहता है तो हम उसको प्रपोजल दे सकते हैं। तो इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल एंड द प्रपोजल में डिफरेंस होता है, यूज होती है जो प्रपोजल है इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन इज नॉट मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर। अगर आपने डिक्लेरेशन कर दी आगे, मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल ही दिया है कि एक पर्सन ए है, दूसरे बी पर्सन को गाड़ी उसकी खरीदना चाहता है, बट जो ए पर्सन है वो अपनी गाड़ी बेचना ही चाहता है। बी पर्सन ने डिक्लेरेशन कर दिया है कि अपनी गाड़ी बेचो ना तो मेरे से दे देना, पर उसकी डिक्लेरेशन करने से क्या उनके बीच में प्रपोजल हो गया? नहीं हुआ। क्यों? उसने सिर्फ डिक्लेरेशन की है कि वो उसकी इंटेंशन है उसके साथ प्रपोजल करना। ओके, द पर्सन डिक्लेयरिंग हिज इंटेंशन विल नॉट बी लायबल टू द पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ सच डिक्लेरेशन। ओके, ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि a father wrote to his intended son-in-law that his daughter would have a share of what he left after his death. As statement was made in intention to put a proposal. ठीक है, यानी एक पिता ने अपने दामाद को पत्र लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद शेष संपत्ति में से एक भाग मेरे पुत्री को मिलेगा। न्यायालय ने इस मामले का निर्णय देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव रखने की इच्छा अभिप्राय को प्रकट करता है, न कि है प्रस्ताव। ठीक है, यानी प्रस्ताव नहीं दिया है उन्होंने। जैसे पिता ने बोला कि मेरी मृत्यु के बाद अपने दामाद को, कि मेरी मृत्यु के बाद, मेरी डेथ के बाद मेरी जो बेटी है उसको मेरा एक हिस्सा मिलेगा, उसको पत्र लिखा है, तो क्या वो एक प्रपोजल हो गया? नहीं ना, वो तो इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल में आएगा, प्रस्ताव करने की उसने इच्छा की। ठीक है, इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल। नेक्स्ट है, एक उदाहरण है, he sent a letter to B stating the term on which he was prepared to do business as a factor। ठीक है, यानी A B को साथ बिजनेस करता है कि A B को पत्र लिखकर कहता है कि वह इस महीने की शर्तों पर इसके साथ, यानी उसने शर्त लिख दी, उसके साथ आड़ती का काम करना चाहता है। ठीक है, निर्णय दिया गया कि वह पत्र प्रस्ताव नहीं था बल्कि प्रस्ताव करने की इच्छा मानता था।
प्रस्ताव का निमंत्रण देने वाला अपने कथन या विवरण से प्रकट करता है कि वह किसी विशेष कार्य को करने अथवा नहीं करने के लिए प्रस्ताव करने हेतु निमंत्रण दे रहा है। प्रस्ताव के निमंत्रण को व्यवहार के लिए निमंत्रण के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्ताव और प्रस्ताव के निमंत्रण में अंतर होते हैं, यानी जो प्रपोजल होता है और जो इनविटेशन, प्रस्ताव और प्रस्ताव का जो निमंत्रण होता है यानी इनविटेशन टू ऑफर है, उसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव। The objective of proposal is to get the assent of the other party. जो प्रपोजल है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि दूसरे पार्टी की क्या लेनी? असेंट लेनी, सम्मति लेनी होती है। जबकि जो इनविटेशन है, इनविटेशन टू प्रपोजल का क्या मीनिंग है? इनविटेशन टू प्रपोजल इज मेड विद एन इंटेंशन टू रिसीव अ प्रपोजल फ्रॉम अदर। ठीक है, यानी निमंत्रण, प्रस्ताव के निमंत्रण का जो उद्देश्य किसी दूसरे पक्षकार से किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त करना होता है। ठीक है, यानी जो इनविटेशन टू प्रपोजल है इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई दूसरा कोई काम करेगा या नहीं करेगा, उसका ऑफर मिलना। ठीक है, वो होता है इनविटेशन टू प्रपोजल या ऑफर। ठीक है, और वे जो प्रपोजल होता है वो दूसरे व्यक्ति की असिस्ट पाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट, यानी जो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर क्रिएट एन एग्रीमेंट। ठीक है, जो एक्सेप्टेंस होती है, देखिए प्रस्ताव का निमंत्रण, प्रस्ताव का निमंत्रण में जैसे इसमें इनवाइट किया जाता है, आप इनवाइट करते हैं, आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे फिर उसको ऑफर के बारे में बताया जाता है। तो जो ऑफर है और जो प्रपोजल है और इनविटेशन टू प्रपोजल, उसमें डिफरेंस होता है। प्रपोजल की जो अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो उससे क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। बट जो इनविटेशन टू पुट अ प्रपोजल है उससे क्या बनता है? उससे बनता है प्रपोजल। पहले जब हम उसको इनवाइट करेंगे तो फर्स्ट में फिर इनवाइट करने के बाद फिर वो वहाँ पे आएंगे, आने के बाद उनके सामने प्रपोजल रखा जाएगा तो प्रपोजल बनेगा। और जो खाली प्रपोजल है अगर उसमें हम खाली उनका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते तो उससे एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, और इनविटेशन मतलब उसको आमंत्रण देना, पहले आमंत्रण करेंगे तो पहले वो क्या बनेगा? उससे प्रपोजल ही तो बनेगा। ओके, नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर क्रिएट ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज, वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन ऑफर मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, अब जो हम प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो लीगल जो एग्रीमेंट बनता है तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। ठीक है, बट जो इनविटेशन टू पुट अ प्रपोजल होता है इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, तो ये था मेरा डिफरेंस प्रपोजल और इनविटेशन टू प्रपोजल में। ठीक है, जो नेक्स्ट इसकी है, ठीक है, कि और कौन-कौन से एग्जांपल हैं, ठीक है, जो इनविटेशन टू प्रपोजल के होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है इसका कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल क्या होता है। ठीक है, किन किन सिचुएशन में हम एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल के लिए भी क्या है? लीगल रूल्स होते हैं। अभी तो हमने पढ़ाया था कि जो ऑफर है उसके लिए क्या लीगल रूल है। ठीक है,